नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं कि हम इन दिनों बात कर रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले जांबाजों पर। अगर पूरी आज़ादी की लड़ाई में वैसे तो हिंदू मुसलमान सब शामिल हुए, सिख ईसाई सब शामिल हुए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जोड़ी एक याद करनी हो जिस जोड़ी के बिना आज़ादी की लड़ाई का इतिहास नहीं लिखा जा सकता, तो वो जोड़ी है अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की। अशफाक का नाम लेंगे तो बिस्मिल अपने आप याद आएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेंगे तो अशफाक अपने आप याद आएंगे। आज जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो लोग यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से दुश्मन रहे हैं, उन्हें याद करना चाहिए इन दो दोस्तों की कहानी, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हाथ मिलाया और उसके बाद साथ जीने मरने की कस्में खाई और किस्मत देखिए कि दोनों को अलग अलग जगहों पर एक ही दिन एक ही वक्त फांसी दी गई। ये एक मां के बच्चे नहीं थे, इनकी माएं अलग अलग थीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दोस्ती निभाई उस तरह से तो सगे भाई भी नहीं निभा पाते हैं। 1857 की आग मध्यम पड़ने के बाद बुझी तो वो आग कभी थी ही नहीं। जो सबसे बड़ा आंदोलन इस देश में हुआ, जो सबसे बड़ी घटना इस देश में हुई क्रांतिकारी आंदोलन में, वो घटना थी काकोरी कांड। और काकोरी कांड में दोनों लोग शामिल थे, अशफाक उल्लाह खान भी और राम प्रसाद बिस्मिल भी। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसके सबसे बड़े नायक के रूप में याद किया जाता है और आप जानते हैं कि उसी के लिए उनको फांसी भी हुई थी। तो आज मैं कहानी आपको सुना रहा हूं 1897 में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल की, जो सिर्फ 30 साल की उम्र में शहीद हो गए, फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, जैसा मैंने आपको बताया, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुरलीधर जी, जो एक सम्मानित आयुर्वेदाचार्य थे, मतलब आयुर्वेद पढ़ाते भी थे और आयुर्वेद का इलाज भी करते थे। उनकी माता का नाम था मूलमती, जो उस जमाने की जो तहजीब थी उसके हिसाब से घर में रहकर बच्चों का लालन पालन और ये सारा कुछ करती थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जो परिवार था उसका संबंध जोड़ा जाता है तोमर राजपूत विरासत से भी, लेकिन उनका जो उस समय परिवार था, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, उस समय स्थिति यह थी कि खाता पीता घर था। पिताजी आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते थे, आयुर्वेद पढ़ाते थे और जब राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए तो उनको बड़े प्यार से राम का नाम दिया गया, उनको राम कहा जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई घर से शुरू हुई, पिताजी ने हिंदी सिखाया उनको और उसके बाद एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल था मिशन, जिसमें मिशन स्कूल हुआ करते थे, उसमें उनका एडमिशन हुआ। हालांकि पिताजी उनके इस पक्ष में नहीं थे कि वो अंग्रेजी पढ़े, लेकिन पढ़ने में वो काफ़ी अच्छे थे और 8वीं कक्षा की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन पास की। आज ये सब समझ में नहीं आएगा, आज तो लगता है 8वीं की पढ़ाई कोई भी कर लेता है, लेकिन उस जमाने में 8वीं की पढ़ाई फर्स्ट डिवीजन पास करना भी अपने आप में बड़ी बात थी। राम प्रसाद बिस्मिल की आसपास अच्छी धाक जम गई और आगे की पढ़ाई के लिए वो शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में गए, जहां से उनको हाई स्कूल वगैरह करना था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी पोएट्री में, शायरी में। उर्दू उनको अच्छी आती थी और उर्दू शायरी उन्होंने काफ़ी फॉलो की थी। उर्दू शायरी वो लिखते भी थे और उन्होंने अपना नाम रखा, उस ज़माने में चलन था, मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम जौक, सब लोग एक उपनाम रखते थे, तखल्लुस रखते थे, तो उन्होंने अपना तखल्लुस रखा बिस्मिल। बिस्मिल का मतलब ही होता है घायल। अब जवान थे उस समय, घायल दिल से इसका मानी रहा होगा, बिल्कुल उस जमाने में जिस तरह का होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्कूल पहुंचते पहुंचते वो देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गए थे और राष्ट्रवाद की जो उस जमाने में भावना थी, आजकल तो राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू मुस्लिम नफरत बना दिया गया है, लेकिन उस जमाने में राष्ट्रवाद का मतलब था एक ऐसी भावना जिसमें अंग्रेजों से अपने मुल्क को आज़ाद करने की बात की जाती है। तो उस राष्ट्रवाद की भावना से वो जुड़ गए थे और आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन में हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे थे। इसके अलावा वो आर्य समाज आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, जो सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद पर जोर देता था। उस समय का जो आर्य समाज आंदोलन था उसमें जातिवाद के खिलाफ भी बहुत सारा अभियान चल रहा था और बिस्मिल भी जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते थे।
इसी दौरान एक घटना हुई। एक आर्य समाजी नेता, बड़े नेता हुए हैं भाई परमानंद, उनको फांसी की सजा हुई। हालांकि उनको फांसी की सजा बाद में माफ हो गई। फांसी की सजा माफ करके उनको अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया, काला पानी में। और उसके बाद वहां से उन्होंने माफी वाफी मांगकर रिहाई ली। और रिहा होने के बाद वो आजादी की लड़ाई में उस तरह से नहीं जुड़े रहे। वो हिंदूवादी जो राजनीति थी, हिंदुत्व की राजनीति थी, उसके साथ जुड़ गए। लेकिन उस समय भाई परमानंद को बड़ा क्रांतिकारी माना जाता था। और भाई परमानंद को जब फांसी की सजा हुई तो छात्रों के अंदर, खासतौर पर आर्य समाजी छात्रों के अंदर काफी विद्रोह की भावना पैदा हुई और बहुत सारे लोगों ने आजादी की लड़ाई में सीधे शामिल होने का निर्णय लिया। जब जब अंग्रेजों ने अपना दमन बढ़ाया, चाहे वो जलियांवाला बाग का कांड हो, चाहे अलग अलग क्रांतिकारियों को फांसी देने की बात हो, चाहे ऐसे हिटलरी एक्ट लगाने की बात हो जिससे हिंदुस्तान की जनता पिस जाए, दब जाए, लोग दबे नहीं, लोग और उठ खड़े हुए। क्रांतिकारी आंदोलन और तेज हुआ। बिस्मिल की बची हुई कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा काकोरी कांड के बारे में भी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी। लेकिन उसके पहले यह सूचना कि 1857 से लेकर 1947 तक जो शहीद आज़ादी की लड़ाई में हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनको याद करते हुए उनके परिवारों के सम्मान के लिए 23 मार्च 2025 को, यानी शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में। इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल होऊंगा। शहीदों के परिवार आएंगे और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मैं भी अपनी बात रखूंगा और इसी कार्यक्रम से जोड़कर मैं एक सीरीज कर रहा हूं 1857 से लेकर 1947 तक के जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में। मैंने चुने हैं 10-11 लोग और उनके ऊपर एक एक एपिसोड मैं कर रहा हूं। अभी तक जिन लोगों के बारे में मैंने बात की है उसमें मौलवी लियाकत अली शामिल हैं, अशफाक उल्लाह खान शामिल हैं, तात्या टोपे शामिल हैं, बंगाल के अमर शहीद, बंगाल के शेर खुदीराम बोस शामिल हैं और ऐसे ही और भी लोग शामिल हैं। कुछ और क्रांतिकारियों के बारे में आगे मैं बात करूंगा। अभी अशोक गहलोत जी ने हमारे इस कार्यक्रम के लिए एक शुभकामना प्रेषित की है, उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। द क्रेडिबल हिस्ट्री TCH के प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। इस प्लेटफॉर्म ने जो बेड़ा उठाया है कि नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों के त्याग से, बलिदान से अवगत कराना, ये पहल स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारियों की भूमिका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। पूरे मुल्क में फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी भूमिका भी थी। तो क्रांतिकारियों को आज भी लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से आजादी के बाद में उनकी भूमिका को सबने अप्रिशिएट किया। अब तो युग सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है। उसके माध्यम से आवश्यकता से बात की है कि हम क्रांतिकारी भूमिका को नई जनरेशन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो संकल्प ले सके कि किस प्रकार से उन्होंने उस जमाने के अंदर ये पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब तमाम ऐशो आराम छोड़ करके, घर बार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो उनकी तरह अनेकों लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना पसंद किया। आज वक्त है कि हम कैसे युवा पीढ़ी को ये बताएं किस प्रकार से आजादी के बाद में भी, आजादी मिलना एक बात है, आजादी मिलने के बाद में उसको काम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे अवसर आए थे कि इंदिरा गांधी जी को अपनी जान देनी पड़ी, जो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये जज्बा जब तक देशवासियों में नहीं होगा, युवा पीढ़ी में नहीं होगा, तो देश फिर एक अखंड कैसे रहेगा। मेरा मानना है कि आज भी नई पीढ़ी तक ये मैसेज जाएगा, जिससे कि वे ये संकल्प ले सकेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे देश को एक रखें, अखंड रखें। यही भावना के साथ में जो अशोक पांडे जी ने ये शुरुआत करी, पहल करी, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल आजादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उससे जुड़ गए। जो क्रांतिकारी आंदोलन था मूलतः बंगाल और महाराष्ट्र में वो बहुत एक्टिव था, लेकिन इनके समय तक 1920 वगैरह आते आते उत्तर प्रदेश में भी उसका काफी प्रभाव बढ़ गया था। चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, वो बनारस आए थे पढ़ाई करने के लिए और वहां से वो क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े थे और HRA नाम की संस्था बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी।
इस संस्था की खूबी यह थी कि इसके जो लोग थे वो एक तरफ तो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ये काफी लोग ऐसे थे जो पहले महात्मा गांधी के साथ थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया था तो इन लोगों को निराशा हुई थी और इन्हें लगा था कि शायद केवल बंदूकों से ही देश को आजाद कराया जा सकता है। इस पूरे आंदोलन को अगर समझना है तो सचिंद्र नाथ सान्याल की एक किताब है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, बंदी जीवन, जिसका नाम तो बंदी जीवन है लेकिन वो एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन का पूरा इतिहास है। तो यह क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था और उस समय सबसे बड़ी समस्या कोई क्रांतिकारियों के सामने आती थी तो वो पैसे की आती थी। आंदोलन गोपनीय था, कोई चंदा देता नहीं था, सहयोग करने से लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सहयोग करें और अंग्रेज हमारे खिलाफ हो जाए। कुछ एक लोग थे जो सहयोग करते थे। कामा मैक्लियन की एक किताब अभी हाल में आई है जो बताती है कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग क्रांतिकारी आंदोलन को गोपनीय तरीके से सहयोग करते थे, पैसा भी देते थे और शरण भी देते थे। लेकिन यह काफी नहीं पड़ता था। उस जमाने में बंदूकें खरीदना, इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था, उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना। आप देखिए, ट्रेनों से जाना होता था, बसों से जाना होता था, हथियार रखने होते थे, खाने की व्यवस्था करनी होती थी, तो पैसा भी बहुत जरूरी था, पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो क्रांतिकारियों ने एक तरीका अपनाया लूट का। उन्होंने कहा हम ऐसे लोगों को लूटेंगे जो जनता को लूटते हैं, और यह भी कोई नई चीज नहीं थी। दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलन में इस तरह की चीजें की गई हैं। तो कई बार आप देखते हैं जमींदारों के या जो बड़े साहूकार थे, जो बड़े सूदखोर थे, इनके घर वगैरह भी लूटे गए। लेकिन इस बार एक नए तरीके का प्लान बनाया गया काकोरी में ट्रेन को लूटने का। मैंने अशफाक उल्लाह खान वाली जो सीरीज की है उसमें बहुत डिटेल में बताया है। काकोरी कानपुर के पास है, वहां से एक ट्रेन को गुजरना था। उस ट्रेन में सरकारी खजाना आ रहा था जिसमें तकरीबन 8,000 रुपए होने की बात थी। उस जमाने का 8,000 यानी आज के 8 लाख से भी ज्यादा। डेट तय की गई 9 अगस्त 1925, और इसमें जो लोग शामिल थे उसमें बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खान भी थे, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और भी कई सारे लोग थे। इन लोगों ने प्लान किया कि काकोरी के पास इस ट्रेन को लूटा जाएगा। योजना के तहत यह हुआ कि क्रांतिकारी समूह के 10 मेंबर्स ट्रेन में अलग अलग जगहों से चढ़े, एक साथ नहीं चढ़े कि कहीं किसी को शक ना हो जाए। जब काकोरी ट्रेन पहुंची तो उन्होंने जो आपातकालीन ब्रेक होता है, ट्रेन में जो होता है, आप खींचते हैं इमरजेंसी ब्रेक और रुक जाती है, वो इमरजेंसी ब्रेक खींचा, ट्रेन रोकी और गार्डों के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि गार्ड कुछ ना कर पाए। उसके बाद हथौड़े और छेनी थे इनके पास, उसके मदद से उन्होंने लोहे की तिजोरी तोड़ दी और लगभग 8,000 रुपए की राशि जो थी, लगभग 8,000 रुपए का जो खजाना था, वो अपने कब्जे में ले लिया। यह पूरी योजना इस तरह से बनी थी कि इसमें किसी की जान नहीं ली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा हरकत की, परेशान करने की कोशिश की। अवॉइड करने के लिए गोली चली और उसमें एक यात्री अहमद अली मारा गया गोली से, जिससे यह मामला और ज्यादा खतरनाक हो गया। अंग्रेजों के लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि उनका खजाना लूट लिया गया। वही खजाना जो हिंदुस्तानियों को लूट के इकट्ठा किया गया था, वो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने लूट लिया। यह इनके लिए बहुत शर्म की बात थी और पूरा अभियान चलाया गया। कई सारे लोगों ने जो इसमें शामिल थे उन्होंने गद्दारी की, और उस गद्दारी के बाद 1926 में बिस्मिल गिरफ्तार होते हैं, कुछ दिनों बाद अशफाक गिरफ्तार होते हैं, और एक एक करके लगभग सारे लोग गिरफ्तार हो गए। अगर कोई नहीं गिरफ्तार हुआ तो वो थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में अगली कहानी में सुनाऊंगा। अगले एपिसोड में चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करूंगा। तो बिस्मिल गिरफ्तार हो गए और 1926 में शुरू हुआ एक मुकदमे का नाटक हुआ, चलता रहा और 6 अप्रैल 1927 को फाइनली सजा सुनानी ही थी। सजा सुनाई गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई, जबकि बाकी जो लोग गिरफ्तार थे उनको आजीवन कारावास दिया गया। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते तैयार थे फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए। ये लोग आज़ादी की लड़ाई में जिस दिन शामिल हुए थे उस दिन ही जानते थे कि या तो किसी गोली का शिकार हो जाएंगे या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
ये आज़ादी के बाद कुछ हासिल करने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनालिटी के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए या इतिहास में अमर हो जाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में नहीं आए थे। ये आज़ादी की लड़ाई में आए थे इसलिए ताकि भारत माता को आज़ाद किया जा सके, ताकि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाई जा सके। वह प्रसिद्ध गाना, आप सब लोगों ने वो प्रसिद्ध गज़ल सुनी है राम प्रसाद बिस्मिल की। हालांकि कुछ लोग कहते हैं वो किसी और बिस्मिल की है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से ही उसको याद किया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसमें एक पंक्ति आती है जिसमें वो कहते हैं कि अब न अगले बलबले और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आप सोचिए हमारे क्रांतिकारी किस तरह से सोचते थे। एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। मरने की बात, शहादत की बात उनके लिए ऐसी थी जैसे हम छोटी मोटी चोट की बात करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना आज़ादी की लड़ाई के एक सिंबल के रूप में हमारे सामने आती है, जिसको आज भी लोग गाते हैं। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं। गोरखपुर में वो जेल है जहां शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। आज़ादी के बाद वो जेल देश के लिए एक तरह से तीर्थ बन गई। जिस फंदे पर उनको फांसी दी गई थी उसको संभाल के रखा गया है, उसको एक मेमोरियल की तरह संभाल कर रखा गया है। और जब मैं बीए में पढ़ता था तो 19 दिसंबर को अच्छी खासी ठंड रहती है, हम लोग सुबह सुबह वहाँ पहुँचते थे और ऐसे लोग जो कभी क्रांतिकारी आंदोलन में साथ रहे हैं, इनके जो एचआरए और एचएसआरए के मेंबर रहे हैं, और इसके अलावा ढेर सारे गांधीवादी लोग भी साइकिलों से दूर दूर से वहाँ पहुँचते थे और वहाँ हम सब मिलकर गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अजीब सा दृश्य होता था। हम बिल्कुल यंग 18-20 साल के लड़के और 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग सब एक स्वर में गाते थे। सबके गले भरे होते थे, सबके रोंगटे खड़े होते थे, सब सलाम करते थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत को और याद करते थे अशफाक उल्लाह खान को। फिर मैं जब अशफाक उल्लाह खान की जेल देखने गया जहां उनको शहादत मिली थी फैज़ाबाद में, वहां देखा मैंने किस तरह से 19 दिसंबर को भीड़ लगी हुई थी, लोग याद कर रहे थे। तो वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वो लोग चले गए, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया और हमारा ये फर्ज बनता है कि जिन मूल्यों के लिए वो लड़ रहे थे, बराबरी के लिए, अमीरी गरीबी ख़त्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और जातिवाद ख़त्म करने के लिए, उन मूल्यों के लिए अगर हम लड़ रहे हैं, अगर उन मूल्यों के साथ हम खड़े हैं, तब तो हमारी विरासत मानी जाएगी, तब तो माना जाएगा कि हम उनके वारिस हैं। और अगर हम दिन रात सांप्रदायिकता कर रहे हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो यकीन जानिए हमें कोई हक नहीं है कि हम बिस्मिल का नाम लें, अशफाक का नाम लें, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लें या फिर भगत सिंह का नाम लें। इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ इनके जीवन के बारे में ना जानें, ये भी जानें कि किन चीज़ों के लिए ये लड़ रहे थे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की। बहुत शुक्रिया।